धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में सरदार बोल रहा हूँ, ये भी हैं जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को मिलाकर जेवीपी कमेटी बनाई और भाषाई आधार के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया जेवीपी कमेटी ने। तो क्या है कि नेहरू, पटेल और सीतारमैया जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। 58 डे है ना के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को ये रामुल्लू मर गया। रामुल्लू की मृत्यु के बाद नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके सदस्य हैदरनाथ कुंजरू पाणिकर थे, के.एम. पाणिकर, सरदार के.एम. पाणिकर। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन आयोग रीऑर्गेनाइजेशन वाला ये 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों को बनाने वाला आयोग जो था 1953 में बना था। 1954 में फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरिकल भारत को दे दिए। 28 मई 1956 को संधि पर हस्ताक्षर करके पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया और इसका गठन हो गया। 28 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव और 28 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करी और सीधे गोवा, दमन दीव पर अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। ठीक है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब 28 पढ़ लो 28। ठीक है। पहली अनुसूची में शामिल किया गया इनको, इन्हीं सबको 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। देख लो भाई, रीजनल काउंसिल है अपने यहाँ की, 5 रीजनल काउंसिल है अपने भारत में, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का रीजनल काउंसिल का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होता है इसका उपाध्यक्ष होता है, जो प्रतिवर्ष बदलते रहता है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है भाई। अपन मेन चीज पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट परिषद। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट परिषद ये मेन है। ये 1971 द्वारा किया गया था इसका गठन, नॉर्थ ईस्ट परिषद। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम। ठीक है। मेन चीज जो है पूर्व नॉर्थ ईस्ट परिषद का गठन 1971 में किया गया था। 8 अगस्त 1972 को में ये अस्तित्व में आई। इसमें क्या था, इसमें जो था 8 राज्य है। इसमें 8 राज्य है, असम, मणिमेघा। ठीक है। त्रिपुरा, मणिमेघा, ये सब है महाकसम। त्रिपुरा, मणिमेघा, ये नागा भी है, सिक्का भी है, सिक्किम है ना, अड़ू भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है ना, असम भी है। असम कौन कौन है? त्रिपुरा, मणिमेघा, नागा, सिक्किम, अड़ू, मजा, असम। ठीक है। सम मतलब असम, मजा मतलब मिजोरम, अड़ू अरुणाचल प्रदेश, नागा मतलब ये नागालैंड। ये त्रिपुरा, मणिमेघा तो है और सिक्किम तो है ही। ठीक है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य, सबसे लास्ट में सिक्किम ज्वाइन किया 8वें सदस्य के रूप में। अब आया क्या, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। ये क्या है, भाग 2 में भारतीय नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, प्रोविजन है। ठीक है। एकल नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था, सबसे पहला वाला। अब देख भाई क्या है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया। ठीक है। अपने संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए। मूल अधिकारों का जन्मदाता इसको बोला जाता है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, संविधान के पार्ट 3 भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता भी ये भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल मतलब आर्टिकल 352 के तहत। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 वाला ना, आर्टिकल 20 और 21 है ना, आर्टिकल 20 और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 20 जो है, तो ये आर्टिकल 352 जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 21 कौन सा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको छोड़ के सब पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से संपत्ति का अधिकार जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आर्टिकल 31 एवं 19A को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। जब 1921 में कराची अधिवेशन हुआ, उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। तो क्या है कि मूल अधिकारों का जो प्रारूप था, ड्राफ्ट कौन किया था इसको, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब क्या फंडामेंटल राइट्स कितने तो हैं, 6 तो हैं भाई, देख ले 6 तो हैं, बोल रहा हूँ
समता का अधिकार, ठीक है, देखो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 32, ठीक है। तो समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी, इसमें क्या है आर्टिकल 14 से 18, है ना। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समता, है ना। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, सब पे एक समान कानून लागू होगा। आर्टिकल 15 में क्या है किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में बोला गया है। इसमें क्या है भाई, सभी नागरिकों के लिए अवसर में समानता होगी, इसका अपवाद है SC ST और OBC, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता 17 अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया, ठीक है। क्या है नोट लिखा है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं ना। यहीं पर है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, देख ले भाई एक बार और। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान व के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में मतलब नौकरी में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में बोला गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। और ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं भाई? 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस में। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, ये कब है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22 चार्ट हो ना, 19, 20, 21, 22। आर्टिकल 19 में क्या है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब 6 है। क्या है भाई? जो 19F की जो स्वतंत्रता थी संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिए। कैसे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके हटा दिए, उसको भेद कर दिए हैं 300A में, आर्टिकल 300A में, जो अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बता देता हूँ भाई। 2 संघ आया गया, बस व्यापार, बस इतना ही है। 19 का ABCD और G, देख लो भाई, F नहीं है ना, क्योंकि 19 का F जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, इसलिए F नहीं है। क्या है? ABCDE फिर G, ठीक है। इन सबका एक लाइन से बता रहा हूँ। ये 2 संघ आया गया, बस व्यापार, मतलब क्या? आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19D, ऐसे चलेगा G तक, लेकिन F नहीं है। आर्टिकल 19A, देख, 2 संघ आया गया, बस व्यापार, बसना व्यापार, 2 संघ आया गया, बसना व्यापार। आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19B सभा करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19D आवागमन, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं। आर्टिकल 19E बसना, मतलब किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बसने का अधिकार है, बसने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19G लास्ट वाला, व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, 2 संघ, फिर संघ आया गया, बस व्यापार, बस। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में है, आर्टिकल 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक अपराध के लिए एक तो सजा मिलेगी, सीधी बात है, अपराध करने के क्रम में जो कानून लागू था उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में, ठीक है। और इसका तीसरा क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आया आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत सरकार का दायित्व बनता है कि वे अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, ठीक है, ये एक्ट 2010 पारित किया है। क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, 2010 पारित किया गया है। अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, अक्टूबर 2010 में। ये क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 4 तो अन्य पीठे है, खंडपीठे बेंच है, कहाँ? भोपाल, पुणे, भोपू कोचे, है ना, भोपू कोचे में NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो है, ये बेंच है, ठीक है। भोपू कोचे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर क्या है, NGT का यही है, खंड है भाई। इसमें क्या है, देश पर्यावरण से संबंधित मामले इसमें लिए जाते हैं ना, इसके लिए उत्तरदायी है NGT। अब क्या है, आर्टिकल 21 का A, आर्टिकल 21A, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, ठीक है। आर्टिकल 22 अब आया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में मत, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। पहले बताता हूँ हिरासत का कारण, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ठीक है, आने जाने का समय छोड़ के। और तीसरा क्या है कि अपने पसंद के वकील रखने की कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मेन जो उद्देश्य है, ये दंड देना नहीं, वरन क्या है, अपराध को रोकना है। कैसे यार, राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा संबंधी कारणों से इसका यूज किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, निवारक निरोध का, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जब गिरफ्तार किया जाता है तो 3 महीने तक तो पहले कुछ नहीं मिलता, जमानत, ठीक है।
यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का को प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है, मतलब उनसे पूछना पड़ता है कि भाई रख लें। फिर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में लगा, ठीक है, 1980 में स्टार्ट हुआ था ये NSA जो अभी लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद है टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। ये सबसे प्रभावी और सबसे खतरनाक और सबसे कठोर था टाडा। इसमें क्या था, 1995 को इसको खत्म कर दिया गया। टाडा को 1987 को स्टार्ट किया गया था और 1995 को इसको खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद आया पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस 2001, पोटो 2001 में आया था, 2001 में लागू हुआ पोटो जो है टाडा का ये ग्रुप है। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस जो है शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और बिना आरोप पत्र के 3 माह तक भेड़ देगी हिरासत में, ठीक है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही होती है। पोटा को 2002 में अधिनियम बनाकर एक्ट बनाया गया पोटा को, ठीक है, लेकिन जो 2004 में इसको ऑर्डिनेंस के द्वारा समाप्त कर दिया गया। पोटा जो था 2001 में बना, 2004 में खत्म, ठीक है। इसके अब आएगा तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में दिया है मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, ठीक है, आर्टिकल 23 में। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी और किसी प्रकार की जबरदस्ती से लिया गया जो काम है बेकार ठहराया जाएगा भाई, तब तक चल देगा, दंडनीय अपराध है, फालतू नहीं करा सकते जबरदस्ती, जरूरत पड़ने पर लेकिन राष्ट्रीय सेवा करा सकते हैं भाई, और कराएंगे ऐसे नहीं, बाध्य कर दिया जाएगा राष्ट्रीय सेवा कराने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को पहले कॉलेज में, ठीक है। आर्टिकल 24 का बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अरे आर्टिकल 24 में दिया है 14 वर्ष से कम वाले जो बच्चे हैं उनको कारखानों और खानों में जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 में बोला है बच्चों को जो 14 वर्ष से कम है उनको कारखानों और खानों में जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर चौथा है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 चार तो है, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या बोला है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार प्रसार करने की क्षमता। बाप रे काली कर दिया यार। आर्टिकल 25 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, सीधे है ना। आर्टिकल 25 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब तुम क्या करो कि अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर दो, पोषण कर लो, ठीक है, और विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन भी कर लो, स्वामी भी कर लो, अधिकार भी कर लो, सब कर लो महाकसम। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है। और आर्टिकल 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आर्टिकल 26 में, ठीक है। और आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल 27 में मतलब क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाधा नहीं करेगी जिसका आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय व उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित किया गया। सीधे है आर्टिकल 27 में मंदिर में टैक्स नहीं लगेगा, है ना। टैक्स नहीं लोगे भाई, टैक्स का विकास मंदिर में पैसा देगा तो मंदिर ही बनवाएंगे, इसलिए उससे कारण नहीं दे सकते। अब आया आर्टिकल 28, ये क्या, शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में बोला है कि कोई भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं, सीधे काम की चीज पढ़ाओ। अब क्या 5वें नंबर में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें है 29 आर्टिकल 29 और 30 दो था ना, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30। आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, कैसे कि अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं उन लोग, और सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से उनको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 29 में बोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षित किया गया है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, लिपि सबका संरक्षण कर सकते हैं, और जाति धर्म के आधार पर उनको सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय में 6 समुदायों, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान ये आते हैं लोग, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था समुचित आधार प्रदान करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम तब से चल रहा है। आर्टिकल 30 में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, माइनॉरिटी है ना, ये सब माइनॉरिटी है, मतलब लोग कर सकते। आर्टिकल 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी है, अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान भी देगी, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6वें नंबर आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित लागू कराने के लिए समुचित करवाइए, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके आवेदन कर दो, ये बोला गया है, ठीक है, अधिकार दिया गया है भाई सुप्रीम कोर्ट, तुमको दिया गया, जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का आदेश रिट जारी करने की शक्ति प्रदान देता है ये
आर्टिकल 32, ठीक है, कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है परमादेश मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको, चौथा है उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्टियोरी, और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेखा, को वारंटो, ठीक है। सबसे पहला है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्या है कि व्यक्ति की प्रार्थना पर, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, और न्यायालय बंदी करण करने वाले अधिकारी को जो मतलब जो इसको आदमी को बंदी बनाया उसको आदेश देता है कि व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करो, न्यायालय बंदी बनाने के कारणों पर विचार कर सके कि भाई तुम बनाए क्या कराना है भी कि नहीं। अब आया क्या, परमादेश मैंडमस, इसमें क्या किसी अधिकारी को बोलता है, उस समय जारी करता है कि जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, ठीक है, आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन और आदेश जारी किया जाता है कि भाई तू अपना काम कर। परमादेश में मैंडमस में परमादेश में परम आदेश देता है कि भाई तू अपना काम कर, किसी परमादेश में पदाधिकारी को परम आदेश देता है कि भाई तू अपना काम कर, परमादेश मतलब मैंडमस, ठीक है। और प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध लेख, मतलब रोक देता है ना। आज्ञा पत्र, यह आज्ञा पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा नीचे वाले कोर्ट को किया जाता है, याद रख भाई। प्रोहिबिशन जो प्रतिषेध लेख है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा नीचे वाले न्यायालय को जारी करके आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करो भाई, यह मामला तुम्हारे औकात से बाहर है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, काहे कर लेते हो, हट जाओ, हटो यहाँ से। प्रोहिबिशन लगा दिए मतलब रोक दिए। फिर आज चौथे नंबर का उत्प्रेषण सर्टियोरी, ये क्या है, अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देता है, मतलब अपने सबऑर्डिनेट न्यायालय को निर्देश देता है कि तुम्हारे पास जो लंबित मुकदमे हैं उसके न्याय निर्णयन के लिए मैटर को बड़े वाले न्यायालय में भेजे, मतलब हमारे पास। मतलब इसमें क्या है कि अपने छोटे वाले न्यायालय बोलेगा कि भाई तेरे लेट कर रहा है, उसको दे मेरे को, मैं करता हूँ। अब आया पांचवें नंबर का अधिकार परीक्षा लेखा, को वारंटो, इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने पदाधिकारी के रूप में व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जो उसकी औकात का नहीं है ना, जो उसको बोला नहीं गया, उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन जबरन कर रहा है, तो न्यायालय जो है आदेश के द्वारा, यही आदेश या अधिकार परीक्षा लेखा, को वारंटो द्वारा उससे पूछता है कि भाई तू कौन अधिकार पे काम कर रहा है भाई, लेकिन वो जब तक संतोषजनक जवाब नहीं देता तब तक वो कार्य नहीं कर सकता, दे देगा तो भाई करेगा, कर ले, ठीक है। मौलिक अधिकार में संशोधन, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन। अब क्या बोला, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, इसमें क्या है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें बोला कि संविधान के किसी भी भाग या पार्ट में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया है, मतलब क्या आर्टिकल 368 संशोधन ही है, ये इसी के चक्कर में संशोधन करना है, तभी ना 368 आया, आर्टिकल 368, और मूल अधिकार को भी शामिल किया गया कि लोग ज्यादा इल्ली न करें, इसलिए मूल अधिकार को भी संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, तो वो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो 1967 का हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 जोड़ा था, तब ना संशोधन कर सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में अपने निर्णय में आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब उसी 368 संविधान संशोधन वाला, उसमें तो क्या है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में संशोधन पर रोक लगा दी। और वहाँ पर क्या बोल दिया कि संशोधन भी कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं, सब कर दो संशोधन। तो इन लोग क्या किए, ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में यह निर्णय में आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, यही संशोधन है, करके हटा दिया। अब क्या है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें क्या है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया, ये 24वें संशोधन 1971 में, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये हुआ 24वें संविधान संशोधन 1971 में के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें क्या था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को छुट्टा हटा दिए। अब यहाँ से चालू है मेन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। इसमें जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोनों चला था वो पूरे निर्णय हटा दिए, बोले हटो यहाँ से। फिर क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल जो 368 में था, खंड 4 और 5 जोड़े गए। आर्टिकल 368 में, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, मतलब संशोधन कर दिए बाद न्यायालय ना आना। अब आया छठवां वाला मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 में इसमें निर्णय निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, कोर्ट को है, ठीक है। तो न्यायालय से इस आधार पर किसी भी संशोधन को रिव्यू कर सकता है, और इसके द्वारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत बनाम में, और देता हूं एक बार, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार कोर्ट को है, और कोर्ट इस आधार पर किसी भी संशोधन का रिव्यू कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया भाई, ठीक है। अब क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसी डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में है, आर्टिकल 36 से 51 में, ठीक है। भाग 4 में भी है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है डीपीएसपी का। आयरलैंड से लिया गया है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में ये मूलभूत है डीपीएसपी, ठीक है। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है भाई, ठीक है। वेलफेयर स्टेट के लिए है नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश नीति निर्देशक तत्वों में किया गया डीपीएसपी में। तो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य जो है सोशल और इकोनॉमिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक सोशल और इकोनॉमिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के डीपीएसपी तत्वों को शामिल किया गया है। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन फॉरम में क्या बोला गया है कि को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को, मतलब 1935 को भारतीय संविधान में, अपन अभी वाले भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सम्मिलित किया गया है, इसी को उठा के, ठीक है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रोविंसेस प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी क्या है? आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि वेलफेयर बढ़ाएंगे, आर्टिकल 38 में बोला गया, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे और नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा इससे, ठीक है। आर्टिकल 39A, इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, समान कार्य के लिए समान वेतन। देख ले भाई 39A ये है कि निःशुल्क कानूनी सहायता और समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। आर्टिकल 39A में समान काम के लिए समान वेतन और निःशुल्क ये विधिक सहायता, कानूनी सहायता, ठीक है। और अब क्या है कि आर्टिकल 39 खा 39B, इसमें क्या है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक में ही बांटे, ये 39B का है। अब क्या आया कि आर्टिकल 39C, इसमें क्या है कि धन का समान वितरण हो। आर्टिकल C देख ले भाई, आर्टिकल 39C धन का समान वितरण बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट बोला गया है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। फिर आया आर्टिकल 39A, इसमें बोला है निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी और समान काम के लिए समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी और समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, समान काम समान वेतन। आर्टिकल 39A में भी बोला गया, ठीक है। आर्टिकल 39B में बोला गया कि जो सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना है कि सार्वजनिक हित उसमें सर्वोत्तम हो, ठीक है। आर्टिकल 39C में बोला है कि धन का समान वितरण हो, सब जगह बराबर धन पहुंचे। और आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का संगठन किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन किया गया, भमरी मची। 11वें शेड्यूल में ये ग्राम पंचायत है ना, 11वें शेड्यूल में ग्राम पंचायत है, 12वें शेड्यूल में क्या है? नगर पंचायत है। ग्राम पंचायत में 29 विषय है और नगर पंचायत म्यूनिसिपालिटी में 18 विषय है, ठीक है। अभी आया क्या? अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41, ये कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में क्या है? काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब क्या है कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम नेशनल सोशल प्रोग्राम भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है तथा गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कहा है भाई 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम नेशनल सोशल प्रोग्राम 1995 से स्टार्ट हुआ था। ये था कि ये आर्टिकल 41 क्या है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसी के चक्कर में क्या है कि 15 अगस्त 1995 के प्रभाव में आया नेशनल सोशल प्रोग्राम भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है तथा गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराता है। सीधे 5 योजनाएं समझ में आती हैं इनकी, कैसी? वेलफेयर वाली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, ये सब ऐसे ही दे रहे हैं ना। ये राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और एक अन्नपूर्णा योजना सुना है? अन्नपूर्णा योजना 50 बार सुना होगा, 1 अप्रैल सन 2000 को बनी थी ये। आर्टिकल 42, इसमें क्या है कि काम की न्याय संगत तथा मनोविच, ये सीधे मैटरनिटी एड मिलना, ठीक है। आर्टिकल 42 है मैटरनिटी एड के लिए, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता है, मैटरनिटी एड, ठीक है। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, छोटे उद्योग को। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 में याद रखना, 44 में यूनिफॉर्म 44 सिविल संहिता, 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 46 आया, आर्टिकल 46 में SC ST और जो दुर्बल वर्ग हैं, वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बढ़ाई गई है। आर्टिकल 46 में SC ST और जो अन्य है उसको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि की गई है उनके। आर्टिकल 47 पोषण आहार, साफ आया ना। आर्टिकल 47 पोषण आहार मतलब क्या है? जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई तू ला के दे मेरे को डेली पेड़ा बर्फी ला के दे।
हाँ, ये क्या है आर्टिकल 48 क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। ये कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 में है, ठीक है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन है। अब क्या है आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण करो, संवर्धन और वन्य जीव का रक्षा करो, 48A में। अब आया क्या ये आर्टिकल 49 में जो स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तुओं, उन सब का संरक्षण करना है तुमको, ठीक है, आर्टिकल 49 में। अब आया आर्टिकल 50 मतलब 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया है ना, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। आर्टिकल 51 आया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की गई है ना, ये आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे क्या है आर्टिकल 350 का ए, इसमें क्या है कि प्राइमरी ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। यह आर्टिकल 350 ए, देख ले भाई, आर्टिकल 350 ए, इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, मदर लैंग्वेज में। और आर्टिकल 351 में क्या बोला गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन दोगे। आर्टिकल 350 ए में बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है तुमको, ठीक है। और आर्टिकल 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। राज्य की डीपीएसपी तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन है केटी शाह का, सीधे सीधे बोल रहा है, स्टेट के पास पैसा है तो करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे अंतर क्या है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। क्या है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स ये यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी में क्या है कि भाग 4 में, डीपीएसपी भाग 4 में, डीपीएसपी 4 लिखा है ना, तो ये पार्ट 4 में है। अब फिर क्या है कि मौलिक अधिकार, अब ये 4 में तो ये अधिकार थोड़ी ना मिलेगा 4 में आने का, ये क्या है ये 3 में आएगा, पार्ट 3 में, ठीक है। और क्या है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में और डीपीएसपी पार्ट 4 में। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते भाई, सरकार के पास पैसा होगा तब ना करेंगे, न्यायालय क्या बोलेगा उसमें, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब इसमें क्या है फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या है कि लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं भाई, न्यायालय जाएंगे, बोलेंगे जबरदस्ती कर रहे लोग, पे लो इसको भाई, कानूनी सहायता दो। अब क्या है कि डीपीएसपी के पीछे राजनीतिक मान्यता है, लेकिन क्या है फंडामेंटल राइट्स के पीछे कानूनी मानता है, कानून वाला, ठीक है। और डीपीएसपी सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और फंडामेंटल राइट्स क्या है सरकार के महत्व को घटाता है, इसलिए सरकार की पहले जाती है, अपन अधिकार जान लिए है ना। तो अब क्या है कि डीपीएसपी में क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक प्राप्त करते हैं, नागरिकों को प्राप्त होता है। और ये क्या है मौलिक अधिकार में क्या है कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब क्या है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भाग 4 के ए में है, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। सभा सोर्सिंग समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया। ये क्या है रूस से लिया, फंडामेंटल ड्यूटी रूस से ली गई है। भाग 4 पार्ट 4 में, संविधान में पार्ट 4 में 51A इसके तहत रखा गया। देख भाई मौलिक कर्तव्य रखा गया है आर्टिकल 51A में और भाग 4 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या भी क्या है 11 है, ठीक है। सुन ले भाई, कर्तव्य तो सुन ले, संविधान का पालन करना है तेरे को, ठीक है। और राष्ट्रगान का सम्मान करना पहला है। दूसरा क्या है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है मौलिक कर्तव्य भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करो और उसको अक्षुण्ण बनाओ। और चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। पांचवा कर्तव्य सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी की भावना का निर्माण करना। छठवां है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। सातवां है प्रकृति पर्यावरण का रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, बढ़ाएं। आठवां कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये किसमें दिया है 86वां संविधान संशोधन में, 86, ठीक है। अब है क्या फेडरल एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। इसमें क्या है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बोला गया है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ये आर्टिकल 53 में लिखा है, ठीक है। अब क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद, भारत की संसदीय व्यवस्था में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये किसमें बोला गया है आर्टिकल 75(3) में, याद रखना भाई, यहाँ लिखा नहीं है। आर्टिकल 75 के सी में, मतलब तीसरे नंबर 75 बोलूंगा, आर्टिकल 75 फिर उसके अंदर का पार्ट बोलूंगा ABC करके, ठीक है, ये 1 2 3 करके। आर्टिकल 75(3) में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। प्रधानमंत्री हुआ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव होता है। अब आया राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है 52वां, याद करो भाई, पकानी कोका दुयो दशम, ये है 52-53 से लेके जहां तक गया है दशम तक, 61वां तक, ठीक है। अब क्या है कि पकानी कोका दुयो दशम, पकानी पकड़ते हैं 52-53 54, पकानी पकड़ लो 52-53 54। पकानी में पा से पद, राष्ट्रपति का पद, का से कार्यकाल, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख बोला है। पकानी कोका दुयो दशम में क्या है 52वां आर्टिकल है, पा से पद, राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 में का मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नी मतलब आर्टिकल 54 निर्वाचन,
कोका आर्टिकल 55 में 56 होगा ये, ठीक है। कोका मतलब क्या, कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। और आर्टिकल 56 में कोका, है ना, का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल। द्वितीय दशम मतलब क्या, दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 58 में यो मतलब योग्यता, है ना। और क्या है आर्टिकल दशम कहाँ है, 59, 60, 61 में दशम, ठीक है। दशम मतलब दशा, शाह मतलब शपथ, और 61 मतलब महाभियोग, इम्पीचमेंट। देख ले भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोला कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। आर्टिकल 53 में बोला गया है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया भारत में, जो कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में बोला गया यही चीज, है ना। राष्ट्रपति नाममात्र का एग्जीक्यूटिव रहता है, प्रधानमंत्री मेन एग्जीक्यूटिव रहता है। अब राष्ट्रपति का है आर्टिकल 52 ये क्या है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331, ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331। राज्यसभा में 12 कला विज्ञान के, आर्टिकल 80A। राज्यसभा में 12 कला विज्ञान के, आर्टिकल 80A। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331। ये सब राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल 52 है। ये क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में द्वितीय दशम वाला था ना, द्वितीय दशम, 2 से 57 था, यो से 58 था, दशम मतलब 59, 60, 61, द्वितीय दशम, ठीक है। ये क्या है, ये योग्यता बोला है ना, योग्यता आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताया ना, इसलिए यहाँ पर बोला है। आर्टिकल 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बनेगा, जब वह 35 वर्ष का हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुनने जाने योग्य हो, ठीक है। किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर होना या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54, ठीक है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा के राज्य की विधानसभाओं, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है। और इसमें से निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कौन है, आर्टिकल 54 में दिया गया। आर्टिकल 54 में पकानी मतलब 52, 53, 54, ठीक है, याद रखना। 52 क्या है, राष्ट्रपति का पद, 53 है कार्यपालिका का प्रमुख, और नी मतलब निर्वाचन, आर्टिकल 54, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के केवल 50 प्रस्तावक प्रपोजर तथा 50 सदस्य अनुमोदक अप्रूवर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में 50 तो प्रपोजर्स होते हैं, 50 तो क्या होते हैं, अप्रूवर होते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, द्वारा होती है। आर्टिकल ये सब 55 में बोला गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम द्वारा हो सकता है निर्वाचन, आर्टिकल 55, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है इसका निपटारा। निर्वाचन अवैध को घोषित करने का कार्य अवैध घोषित नहीं होते, निर्वाचन अवैध हो जाता है, कार्य अवैध घोषित नहीं होता। राष्ट्रपति हमने कहा 5 साल के लिए जमा रहता है, आर्टिकल 56 में बताया गया है। आर्टिकल 56 क्या है, कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल, आर्टिकल 56। तो धारा करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रथा पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उसी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज के सामने शपथ लेता है। आर्टिकल 77(1) में क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से करता है, ठीक है। कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से करता है। और अनुच्छेद 77 के 3 में राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के हैं रसजा वीवी, फनी ग्यारस के, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा 9वां था। 10वां था किया नारायणन, 11वें थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वीं थी प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला थी, ठीक है। 13वें प्रधानमंत्री, ये सब राष्ट्रपति चल रहा है भाई, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चल रहा है। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीला संजीव रेड्डी, ज्ञानी जल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, किया नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें हुए थे, ठीक है। 2002 से 2007 के बीच में प्रतिभा पाटिल ये क्या है 12वें में, ये क्या है प्रतिभा पाटिल, ये क्या पहली महिला है, ठीक है, राष्ट्रपति। 13वें थे क्या प्रणब मुखर्जी और 14वें रामनाथ कोविंद, ठीक है। वीवी गिरी, अरे ठीक है यार। राष्ट्रपति निम्न दिशाओं में 5 वर्ष होने के पहले पदत्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पद देता है, ठीक है। इसकी सूचना लोकसभा के सदस्य को देगा कौन, 56 के 2 में, ठीक है। ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते अपना त्याग पत्र ये देगा, यही शाहरुख खान। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जिसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आर्टिकल 56(2) में लिखा है, ठीक है। महाभियोग द्वारा हटाया जाना राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 61 में महाभियोग 61, आर्टिकल 61 में महाभियोग का केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष के पहले अपना पद त्याग कर सकता है। तब उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र, ठीक है। और त्याग पत्र में उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देगा। यह आर्टिकल 56(2) में बोला गया, ठीक है। 56(2) क्या है, क्या पकाने को द्वितीय दशम, कोका मतलब 55, 56वां पकड़ना है, कोका का मतलब कार्यकाल, और यही चल रहा है ना। तो क्या है भाई, ये इम्पीचमेंट द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना आर्टिकल 61 में है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, ठीक है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होगा,
आर्टिकल 61(1) में उल्लेखित वह है कौन? संविधान का अतिक्रमण, इनक्रोच कर लिया, ठीक है। और राष्ट्रपति, अब पढ़ो, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में, ठीक है। किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दे कि हाँ भाई तुमको पेलने वाले हैं, ठीक है। संसद के उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है, संसद के उस सदन जिसमें ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वहां पर 2/3 सदस्यों द्वारा पास करके प्रस्ताव दूसरे सदन में पहले जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाएगा आरोप, चार्ज करेगा। अगर प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो ये इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि को राष्ट्रपति पदत्याग कर देगा। राष्ट्रपति की रिक्ति पद 6 महीने के अंदर भरेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर दिया जाएगा। आर्टिकल 62(1), ठीक है। पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता है। ये आर्टिकल 56(a) में सी, ठीक है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अब आया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। आर्टिकल 70, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध रखता है। इसके अंतर्गत है कि संसद जैसा उचित समझेगा ऐसा उपबंध कर सकती है। इस उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 को पारित किया। यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वह भी नहीं है तो न्यायालय उसी न्यायालय का जो सीनियर जज है वो राष्ट्रपति कृत्य को संपादित करेगा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ते है 5 लाख रुपये इसको पेमेंट मिलता है, आयकर से टैक्स नहीं लगता है, निःशुल्क निवास स्थान मिलता है और अलाउंस मिलता है। कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते किसी प्रकार से कमी नहीं हो सकती है। 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकारों में कर्तव्य है नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सलाह पर मंत्रिपरिषद, अन्य सदस्यों तथा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कैग, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, भारत के अटॉर्नी जनरल, ये सब कर्तव्य है ना, ये इसके क्या इन लोगों की नियुक्ति करता है, यही सबकी तो यही करता है राष्ट्रपति। विधायी शक्ति क्या है? लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है भाई? ये लोगों के साथ संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्ति है। संसद के सत्र में आहूत करने तथा तत्वावधान करने, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है भाई? सिर्फ राष्ट्रपति को है। प्रथम सेशन के स्टार्ट में, प्रत्येक सेशन के पहले सेशन के आरंभ में संसद में अभिभाषण करने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, सबको पता है।